एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी की पीटी 365 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनवायरनमेंट की पीटी 365 हमारी अभी रनिंग में है एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। साइंस एंड टेक का क्या रोल है प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में, ये सभी लोग जानते हैं, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो मैगजीन है काफ़ी हद तक हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी कर देगी, क्योंकि अराउंड 85 पेजेस की मैगजीन ये पर्टिकुलर है। और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो स्टैटिक सेक्शन हो, चाहे से वो डायनामिक सेक्शन हो, करंट का सेक्शन हो, सारा ही सेक्शन जो है वो कवर करवा दिया गया है विजन के द्वारा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इस मैगजीन के साथ डील करना, इसको कंप्लीट करना और इसको अच्छे से याद रखना, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो वी आर स्टार्टिंग दिस मैगजीन। तो टेबल ऑफ कंटेंट यदि हम देखना चाहें तो ये हर एस्पेक्ट को टच कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा हर बार ये कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दे देंगे, आईटी एंड कंप्यूटर के बारे में ये बात कर लेंगे, आगे स्पेस के बारे में, एंड जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना भी सब कुछ चल रहा है साइंस के अंदर, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब अल्टरनेटिव एनर्जी वगैरह सबको ये कवर कर लेंगे। तो हम बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं इस मैगजीन को और जल्दी से कंप्लीट करने की इस मैगजीन को हम कोशिश करते हैं। थोड़ा फास्टली चलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली चलेंगे, बट ऐसा नहीं कि कोई लाइन छोड़ी जाएगी, जैसा कि पॉलिटी के अंदर किया गया। हाँ, हालांकि थोड़ा वॉइस का इशू था उस टाइम पे, पॉलिटी की जो मैगजीन है उसके कुछ लेक्चर्स में वॉइस का इशू है, एनवायरनमेंट में भी थोड़ा इशू हुआ है। तो एनवायरनमेंट का मे भी पॉसिबल एक लेक्चर में डिलीट करके फिर से बना दूंगा, एंड पॉलिटी के अंदर जो वॉइस का थोड़ा इशू हुआ है उसको थोड़ा कॉपअप करना पड़ेगा। बट आगे जो है अब वॉइस काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर रहने वाली है, काफ़ी संभावना इस चीज़ की रहेगी, ज़्यादा इशू आएगा नहीं कोई, और पूरी कोशिश की जाएगी कि वॉइस को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर रखा जाए। अब स्टार्ट करते हैं इस मैगजीन को हम बिना विलंब किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें टॉपिक रखा गया है, 1 नंबर पे जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी फर्स्ट पॉइंट 1.1 मतलब एक तरह से सब टॉपिक बोल सकते हैं हम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ये रहता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जब बात की जा रही है तो इस टेक्नोलॉजी को पहले जानते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है कि जीएम टेक्नोलॉजी क्या है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन है ऑफ द डीएनए ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसका डायरेक्ट मैनिपुलेशन करना जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, टू अल्टर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनके अंदर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए, है ना, डिजायर कैरेक्टर्स उनके अंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो मेजर अप्रोच कौन कौन सी है जेनेटिक या फिर जीनोम एडिटिंग के लिए। तो जीनोम एडिटिंग की जो मेजर अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाता है, उस बिहाफ पे अप्रोचेज बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो CRISPR-Cas9 है, ठीक है। तो CRISPR-Cas9 की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्योंकि CRISPR की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम्स में आ भी सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो दिस इज फुल फॉर्म ऑफ CRISPR-Cas9। अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि आपको याद करना है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट्स पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये CRISPR-Cas9 है, और CRISPR है ये, और Cas9 इसके रिगार्डिंग जो प्रोटीन होता है वो होता है, जो कि प्रोटीन 9 होता है, इससे एसोसिएटेड प्रोटीन जो होता है वो। दूसरी जो एक टेक्नोलॉजी है वो है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज एक टेक्नोलॉजी है, और अगली जो टेक्नोलॉजी है वो है होमिंग एंडो, है ना। तो ये तो था साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज, और ये है होमिंग एंडो न्यूक्लियेजेस और मेगा न्यूक्लियेजेस, ये थर्ड नंबर की टेक्नोलॉजी है। तो ये 3-4 टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिनके बिहाफ पे क्या किया जाता है, इन अप्रोचों के थ्रू जीनोम एडिटिंग की जाती है। डिफरेंट अप्रोचेज है। आप देख लेते हैं हम लॉज, एक्ट्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग जीनोम एडिटिंग इन इंडिया। तो जीनोम एडिटिंग इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं, एक्ट्स हैं जो कि गवर्न कर रहे हैं जीनोम एडिटिंग को, उसको हम देखते हैं। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2006 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, 2006 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये गवर्न करता है जीनोम एडिटिंग को इंडिया के अंदर। एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1947 है, सीड एक्ट 1968 है। प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, PPVFR, काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा था कुछ दिनों पहले। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्यों न्यूज़ के अंदर रहा था ये एक्ट जो है कुछ सालों पहले। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स 2009 का ये एक्ट है। और एक आता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये सभी एक्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पे गवर्न करते हैं जीनोम एडिटिंग को इंडिया के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं जीनोम एडिटिंग होता क्या है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है, जीएम जो क्रॉप्स होती है, उनके बारे में देखते हैं कि क्यों न्यूज़ के अंदर है रिसेंटली ये जीनोम पूरे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है या फिर जीनोम एडिटिंग है वो न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बता दूं आपको प्रीलिम्स और इंटरव्यू से, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो है, वो कहाँ पे लिंक करता है, कौन सी मिनिस्ट्री से लिंक करता है। तो ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ध्यान रखना आपको, है ना। तो इन्होंने रिसेंटली गाइडलाइंस निकाली है फॉर सेफ्टी असेसमेंट फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022। तो जीनोम एडिटेड प्लांट्स जो हैं उनकी सेफ्टी असेसमेंट के लिए रिसेंटली इन्होंने गाइडलाइंस निकाली है। इस वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ईजिंग कर रहे हैं नॉर्म्स को फॉर रिसर्च इनटू जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर रिसर्च थोड़ा आसान हो जाए, इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं काइंड ऑफ, है ना। पहले अब गाइडलाइंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एंड नोडल एजेंसी एक तरीके से किस चीज़ की नोडल एजेंसी है, सपोर्टिंग रिसर्च इन लाइफ साइंस एंड प्रमोट्स लार्ज स्केल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी है, ध्यान रखना है आपको। मैंडेट क्या है, ये सपोर्ट करता है R&D को एंड मैन्युफैक्चरिंग इन बायोलॉजी को, एंड प्रमोट करता है यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन को, और इवॉल्व बायो सेफ्टी गाइडलाइंस बताता है, जारी करता है, मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल बेस्ड वैक्सीन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में दिखता रहता है। अदर की इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई काफ़ी बार नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अनाउंस की गई है, लाइक 2007 में आई थी, फिर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 से 20 रही, फिर 21 से 25 अभी रिसेंटली चल रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक है चीज़, है ना, ध्यान रखना है आपको। मोर ऑन न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि गाइडलाइंस ने क्या किया, बोला है, जो DBT की गाइडलाइंस आई है, इन गाइडलाइंस ने क्या बोला है, इन गाइडलाइंस ने एग्जम्प्ट किया है जीनोम एडिटेड प्लांट्स, है ना। तो मतलब थोड़ा लीनियंसी दिखाई जा रही है थोड़ा सा, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर, रिसर्च को लेकर, इसके ऊपर पूरा जीनोम एडिटिंग वगैरह के ऊपर, है ना। तो स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ एक्चुअली में रूल्स होते हैं, उन रूल्स का नाम क्या है, अच्छे से सुनना है आपको। उन रूल्स का नाम होता है मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स 1989। तो कुल मिला के जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये रूल्स आते हैं काइंड ऑफ, और 1989 के अंदर ये रूल्स आए थे एक तरह से ना। तो जो ये रूल्स हैं इनसे बाहर रखा गया है कुल मिला के जीनोम एडिटेड प्लांट्स फॉलिंग, है ना। तो गाइडलाइंस एग्जम्प्ट करती हैं कुल मिला के जीनोम एडिटेड प्लांट्स को इस कैटेगरी में फॉल करने से। तो थोड़ा लीनियंट हो रहे हैं, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा, मतलब रूल्स एंड जो टाइटनेस होती है रेगुलेशंस की, उसको थोड़ा स्लो किया थोड़ा सा लीनियंट किया जा रहा है काइंड ऑफ, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। आगे देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जाम्पशंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू अवॉइड अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ GM क्रॉप्स थ्रू GEAC। ठीक है। तो ये था कुल मिला के। अब देखते हैं डू यू नो में देख लेते हैं थोड़ा सा, BT कॉटन इज ए GM क्रॉप। तो BT कॉटन जो है काफ़ी फेमस रहती है, काफ़ी लंबे टाइम से फेमस है, एकमात्र GM क्रॉप है। यहाँ पे BT जो होता है ना, वो एक सॉइल बैक्टीरियम से निकाला हुआ जीन होता है। दिस इज ए जीन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, जो BT होता है आपका, यहाँ पे इसे बैसिलस थ्रिंजेंसिस बोलते हैं सॉइल बैक्टीरियम को, ठीक है, काइंड ऑफ। इज यूज टू प्रोटेक्ट ए प्लांट फ्रॉम पेस्ट अटैक्स के लिए यूज में लिया जाता है, ना। आगे बताया गया है, मतलब ये जो सॉइल का बैक्टीरिया है इसका एक जीन होता है बैसिलस थ्रिंजेंसिस काइंड ऑफ, तो उसको यूज में लिया जाता है इसमें ना। और ये एकमात्र GM क्रॉप है जो कि अप्रूव की गई है कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया के अंदर सन 2002 से, है ना। तो ये ध्यान रखना है, अप्रूव्ड इन 2002, कल्टीवेशन इन 2002 इन इंडिया काइंड ऑफ, है ना। अब ये गाइडलाइंस जो हैं इनके बारे में देख लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स। तो जीनोम एडिटेड प्लांट्स की सेफ्टी असेसमेंट के लिए जो गाइडलाइंस आई है उसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ सिंपल सी बात है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक मिल जाए और साइंटिफिक गाइडेंस ऑन डाटा रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीनोम एडिटेड प्लांट्स के लिए हो जाए। ये सब बातें हैं, वही एम होते हैं ना। वही फालतू की बकवास बातें यहाँ पे हो रखी हैं, पूरी की पूरी बता रखी है ना, बार बार यही बातें बताते हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं ना। कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा एंड काइंड ऑफ, मतलब लीनियंट तो नहीं बोलेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड साइंटिफिक गाइडेंस ऑन डाटा रिक्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं स्कोप ऑफ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस का स्कोप क्या है, तो लिमिटेड टू प्लांट्स, केवल प्लांट्स तक लिमिटेड हैं जो गाइडलाइंस हैं वो, है ना। एंड प्रोडक्ट्स देयर ऑफ डेवलप यूजिंग जीनोम एडिटेड टेक्निक्स एम्प्लॉइंग साइट डायरेक्टेड, जो न्यूक्लियस होते हैं उसके थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, SDN टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हो रहा है ना, वहीं पे ये सीमित है कुल मिला के काइंड ऑफ, है ना। इसको ध्यान रखना है आपको। एक है गाइडलाइंस नोटिफाइड बाई, किसके द्वारा की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है अंडर प्रोटेक्ट, जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, है ना, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये गाइडलाइंस नोटिफाई की जाती हैं काइंड ऑफ, है ना। और एग्जाम्पशंस की यदि बात करें तो रिसर्चर्स हु यूज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई प्लांट जीनोम फ्रॉम सीकिंग अप्रूवल, और ये मतलब ये सब कुछ है यहाँ पे फालतू की बातें और सारी, है ना। ऑल रिक्वायरमेंट टू डेवलप ट्रांसजेनिक सीड्स विल अप्लाई टू जीन एडिटेड सीड्स एक्सेप्ट क्लोज रिक्वायरिंग इन GEAC परमिशन।
अब देखो इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं यहाँ पे, इससे अवॉइड कर दिया गया है जो रूल्स थे इनसे, इसको हम लीनियंट बना दिया गया है कुल मिला के ना, काइंड ऑफ। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं जीएम क्रॉप्स के और कंसर्न क्या होते हैं जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग। इन दोनों चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए यदि एडवांटेज देखिए हम जीएम क्रॉप्स के, तो देखो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और जो प्रिवेंट होता है जो क्रॉप का लॉस होता है वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ती है, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। कंसर्न जो है रिलेटेड जीएम क्रॉप्स वो काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई एनवायरमेंटल मतलब जेनेटिक कॉन्टेमिनेशन होता है इसकी वजह से, और इससे सुपर वीड्स क्रिएट हो सकते हैं काइंड ऑफ। एंड इकोनॉमिक मतलब फॉल्स क्लेम अबाउट यील्ड भी यहाँ पे होता है काफ़ी बार। बायोसेफ्टी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स हेल्थ की जो है वो थोड़ा रिस्क में रहती है, क्योंकि थोड़ी अनसर्टिनिटी है अभी, इतना आर एन डी नहीं, मतलब इतना इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा यदि हम इसको कंटिन्यूसली जीएम क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके ऊपर कोई स्टडीज़ वगैरह ज़्यादा हुई नहीं है, हो नहीं पाई है, क्योंकि भी टाइम उतना हुआ नहीं है काइंड ऑफ, है ना। तो इस वजह से ये भी एक इशू रहता है थोड़ा सा बायोसेफ्टी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ का भी, और एथिकल कंसर्न्स भी रहते हैं लाइक एक्सेसिव कॉर्पोरेट डोमिनेंस इसकी वजह से आ सकता है। सो ये सभी प्रॉब्लम्स रहती हैं जीएम जो आपकी रिलेटेड कंसर्न रहते हैं जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग, है ना। अब देखते हैं कि थोड़ा सा और जीएम क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स के अंदर सेल्स आर ग्रोन इन टिश्यू कल्चर विच डेवलप इनटू प्लांट्स, तो टिश्यू कल्चर के अंदर सेल्स को ग्रो किया जाता है जो कि प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। सीड्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स विल बी इनहेरिटेड द न्यू डीएनए, तो अब जो सीड्स होंगे इस प्लांट्स के थ्रू वो नए डीएनए को इनहेरिट करेंगे ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ, है ना। एंड आईसीएआर जो है वो प्रमोट करता है साइंस बेस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रिसर्च ऑन जीएम क्रॉप्स, तो आईसीएआर इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं आईसीएआर के, लाइक नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फंडामेंटल जीनोमिक्स एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स, ये जो प्रोजेक्ट है 2005 के अंदर लॉन्च किए गए हैं, और ये आईसीएआर के द्वारा, तो किसने लॉन्च किया, आईसीएआर ने किया है, ध्यान रखना आपको, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखते हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ओके, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, दोनों में डिफरेंस है, ये हमको समझना होगा और काफ़ी अच्छे से इसको हम समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है दोनों ही जो चीज़ें होती है बहुत कैन अल्टर द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ एवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, हालांकि दोनों चीज़ों के अंदर अंतर है, एक तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी और एक ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है, मैनिपुलेशन होता है ऑफ जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, तो खुद के जीनोम का मैनिपुलेशन होता है इसमें, किसके, खुद के जीनोम का जो ऑर्गेनिज्म है उसके। कैसे होता है, बाय नॉकिंग आउट और रिप्लेसिंग टारगेटेड जीन, जो टारगेटेड जीन है उसको नॉक आउट कर दिया जाता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, विच रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल्स विद इंटेंशनली सिलेक्टेड एंड डिजायर्ड ट्रेट्स, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स बनते हैं फाइनली वो इंटेंशनली सिलेक्टेड एंड डिजायर्ड ट्रेट्स के साथ आते हैं। लेकिन यदि हम ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए, तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, फॉरेन डीएनए सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है किसी दूसरी स्पीसीज से आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे अल्टर किया जा रहा है जीनोम को, ऑर्गेनिज्म के जीनोम को अल्टर किया जा रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए सीक्वेंसेज, वन और मोर सीक्वेंस इंक्लूड करवा दिया जाता है अनदर स्पीसीज का, तो दिस वे इट इज डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम जीनोम एडिटिंग। अब देखते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बॉडीज होती हैं जो कि रेगुलेशन का काम करती हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इनको ध्यान रखना है, थोड़ा नाम ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही रेगुलेशन वगैरह करती रहेंगी। तो जीएम क्रॉप्स रेगुलेशन के लिए एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, ये डीबीटी के अंदर आती है, फंक्शन इन डीबीटी, ध्यान रखना है। एक है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी बनी हुई है, ये भी डीबीटी के अंदर आती है। एक है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन बनी हुई है, ये भी डीबीटी के अंदर आती है, ध्यान रखना है आपको ना। डीबीटी मतलब मैंने बता दिया है पहले कौन है डीबीटी, क्या है डीबीटी काइंड ऑफ, है ना। एक है स्टेट लेवल की स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है ना। तो यहाँ पे ये दो जो है इंस्टीट्यूट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो बॉडीज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है ये एक्ट करती है एज ए स्टेट लेवल नोडल एजेंसी टू असेस द डैमेज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ जीएमओज एंड टू टेक ऑन साइट कंट्रोल मेजर्स। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है एक्ट एज ए नोडल एजेंसी, है ना, ये नोडल एजेंसी की तरह काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर टू रिपोर्ट एसबीसीसी और जीईएसी अबाउट कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस। यहाँ पे जीईएसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इस कमेटी के क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ, तो ये किस चीज़ के अप्रूवल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है पर्टिकुलर कमेटी, यदि हम देखें तो लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल एंगल।
दूसरा होता है रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स टेकिंग प्यूनिटिव एक्शन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये सभी रेस्पॉन्सिबल इन सभी अप्रूवल्स के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जीईएसी रेस्पॉन्सिबल होती है। कंपोजिशन की यदि बात करें हम जीईएसी के, तो प्रेजेंटली इट हैज़ 24 मेंबर्स। तो जीईएसी के अंदर प्रेजेंटली 24 मेंबर्स हैं एंड इट मीट्स एवरी मंथ, और ये हर महीने मिलती है। चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOEF एंड सीसी के जो स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं वो इसको चेयर करते हैं। अब देखते हैं आगे रिलेटेड न्यूज़ को देखते हैं कि जीईएसी के रिगार्डिंग और कुछ न्यूज़ वगैरह है कि काइंड ऑफ, है ना। तो जीईएसी हैज रिकमेंडेड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। तो रिसेंटली जीईएसी ने रिकमेंड किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, कि इस चीज़ को मतलब कि रिकमेंड किया है कि रिलीज कीजिए DMH11 को, जो कि ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड है। और कॉमर्शियल यूज के रिगार्डिंग इसमें क्या बात हुई है, तो अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की सुपरविजन के अंदर एंड विल बी सब्जेक्टेड टू सीड एक्ट 1966। इसका कॉमर्शियल यूज हो पाएगा इस चीज़ का DMH11 का, किसके सुपरविजन के अंदर, ICAR के सुपरविजन के अंदर। और सब्जेक्टेड किस एक्ट का है, एक्ट के है ये, सीड एक्ट 1966 के सब्जेक्टेड ही रहेगा। तो DMH11 के बारे में थोड़ा देखते हैं कि किसने डेवलप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है DMH11 इस बार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा था 2-3 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा। तो अब देखते हैं डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसमें हुआ क्या है, क्रॉसिंग करवाई गई है इंडियन मस्टर्ड वैरायटी वरुणा की, ठीक है। तो ये बार्नेज लाइन है, बार्नेज लाइन जो भी बार्नेज लाइन है, और इसका ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 के साथ म्यूटेंट है ना बास्टार, तो इसके साथ में बास्टर के साथ में इसका मतलब कुल मिला के क्रॉसिंग हुई है यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, 2 एलियन जीन्स यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं। तो एक तो जिनका नाम आपका बेसिलिसिस, जो भी एमाइलो लिक्वेंस फेसियंस काइंड ऑफ फैकियंस या फेसियंस जो भी है, ये आपको देख लेना है, नाम है ना, आ सकता है। तो फर्स्ट जीन जो है बार्नेज कॉर्सफोरिक प्रोटीन दैट इम्पेयर्स पोलन प्रोडक्शन एंड रेंडर्स द प्लांट इनटू इनकॉर्पोरेटेड मिल स्टेराइल, है ना। आगे सेकंड बताया गया है बास्टार जीन, है ना, दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द बार्नेज जीन एंड रिजल्टेंट जो प्रोजीनी होती है ना, वो बहुत हाई यील्डिंग एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड ग्रेन होती है काइंड ऑफ, है ना। तो ये पूरी बात इसके बारे में थी। अब आगे देखते हैं रिलेटेड न्यूज। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू किया है NOC किसके लिए, कंडक्टेड फील्ड ट्रायल्स ऑन BG2 RRF। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ BT कॉटन है, इसके लिए NOC जारी कर दिया है। सो फार इंडिया के अंदर कॉमर्शियल यूज ऑफ BG1 एंड BG2 GM कॉटन जो होता है वो अलाउड है, वाइल, ठीक है, BG2 RSF अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है वेरियस स्टेज के ऊपर। और BG2 RSF कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट अटैक सच एज अमेरिकन बॉलवॉर्म। तो अमेरिकन बॉलवॉर्म जो होता है पेस्ट, उसके अटैक के खिलाफ प्रोटेक्शन दे सकता है BG2 RSF, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 1.1.1, है ना। आप देखते हैं so, ये जो भी था टॉपिक है ना, अब हम नए टॉपिक पे आ चुके हैं। 1.2.1 था या जो भी था, है ना, काइंड ऑफ। अब देखते हैं 1.2.2। तो 1.2.1 ही रहा होगा जो भी है पिछला वाला। तो 1.2.2 में SDN टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोच हो सकती है। किस पर Cas9 अप्रोच थी, ठीक है, इस तरह से दूसरी अप्रोच थी, तीसरी अप्रोच थी। तो एक अप्रोच उसमें से SDN अप्रोच भी है, ठीक है। तो ये जो है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियेज टेक्नोलॉजी जो है, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसको जानेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम, जिसके लिए कि आपको पता है वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और उस इससे होने वाले प्रोडक्शन के लिए ही वो लाइंस हैं, जो गाइडलाइंस है वो बताया भी गया था अभी थोड़ी टाइम पहले, हमने बोला भी था उसके रिगार्डिंग। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिवाइज किया है गाइडलाइंस फॉर प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर ऑफ डेवलपिंग यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें एम्प्लॉय की जा रही है टेक्नोलॉजी वो है SDN, ठीक है। तो SDN टेक्नोलॉजी को जानेंगे थोड़ा। CRISPR-Cas9 को तो हमने काफ़ी बार देखा हुआ होगा आप लोगों ने भी, आज SDN को भी देखते हैं। टेक्निक्स ऑफ SDN एप्लीकेशन, तो इसमें SDN1 होता है, SDN2 होता है, SDN3 होता है, सबको देखते हैं। हालांकि टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा सा नज़र आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं क्या है पूरा काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल SDN1 के बारे में देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसेज ए डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन जीनोम ऑफ ए प्लांट विदाउट एडिशन ऑफ फॉरेन DNA। तो इसमें फॉरेन DNA को ऐड नहीं किया जाता है, बट क्या किया जाता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक किया जाता है जीनोम के अंदर प्लांट के, ठीक है, SDN1 के अंदर। SDN2 जो टेक्नोलॉजी उसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखना है। दोबारा यदि मैंने डबल कुछ और बोल दिया स्ट्रैंडेड की जगह, तो इसको ध्यान रखना है आपको। प्रोड्यूसेज ए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, और इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है एक डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एंड वाइल दी ब्रेक इज रिपेयर्ड बाय द सेल ए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या कर दिया जाता है, टेम्पलेट इज सप्लाइड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एरिया ऑफ द ब्रेक
विच इज टर्न इज यूज बाय द सेल टू रिपेयर द ब्रेक। तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ कर दी गई है कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसको टेम्पलेट कर दिया गया है, न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट जो होता है उसको सप्लाई कर दिया गया है काइंड ऑफ यहाँ पे, है ना। ये एडिशनल SDN2 के अंदर चीज़ हो गई है जहाँ पे ब्रेक हुआ है वहाँ पे। एंड थर्ड SDN3 के अंदर क्या होता है, ऑल्सो इंक्लूड्स ए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन DNA बट इज अकम्पेंड बाई, है ना, किसके द्वारा अकम्पेंड किया जाता है इसको, ये होता है बाई ए टेम्पलेट कंटेनिंग ए जीन और अदर सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द सेल्स नेचर रिपेयर प्रोसेस देन utilizes this template to repair the break resulting in the introduction of genetic material। तो इस तरह से SDN1, SDN2, SDN3 काम करती हैं टेक्नोलॉजी, है ना। इतना देख लेना हमको। अब देखते हैं जो ये SDN होता है उसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो SDN और सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लिएज, इसको देखते हैं SSN। SDN और SSN भी इसको बोल देते हैं। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्लीविंग DNA स्ट्रैंड टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट जीनोम एडिटिंग, ठीक है। तो SDN या फिर आपका जो SSN है, सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लिएज, रेफर क्या करता है, किसी को रेफर्स करता है टू द प्रैक्टिस ऑफ क्लीविंग DNA स्ट्रैंड्स टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट जीनोम एडिटिंग। तो इसको, इस प्रोसेस को ये बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ये रेफर करता है इस चीज़ को ना, इट रेफर्स लाइक दिस। एंड SDN टेक्नोलॉजी जो होती है वो टेक्स एडवांटेज ऑफ टारगेटेड DNA ब्रेक। जो SDN टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांटेज लेती है, टेक्स द एडवांटेज ऑफ targeted DNA break and host natural repair mechanism to introduce specific small change in the site of DNA break। and main SDN टेक्नोलॉजीज क्या होती है, इसमें होता है एक तो जिंक फिंगर न्यूक्लिएजेज, है ना। तो एक तो इसमें होता है जस्ट ए मिनट, जिंक फिंगर न्यूक्लिएजेज एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लिएजेज। तो इसको टालिन्स बोलते हैं ना, और ZFNS, ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है। दो टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो SDN से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना, कभी आ जाती है तो, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होगा आप लोगों ने। आगे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एडिट द प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो आपने पहले देख रही है वो कैटेगरी, SDN1 हो सकता है, SDN2 हो सकता है, SDN3 हो सकता है, और इन्फोग्राफिक के अंदर उसके बारे में बता भी दिया गया है ना। आगे बताया गया है SDN1 और SDN2 डू नॉट इन्वॉल्व एलियन जेनेटिक मटेरियल एंड द रिजल्ट इन, जो होता है वो जो उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है फ्रॉम कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वेराइटीज, है ना। तो लेकिन जो SDN3 होता है उस प्रोसेस के अंदर जीन्स ऑफ द फॉरेन ओरिजिन इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्पेशली। एंड आगे देखते हैं, SDN1 एंड SDN2 डू नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट वेराइटीज दैट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ द GMO लेजिस्लेशन। तो GMO लेजिस्लेशन के अंदर आने वाले जो न्यू प्लांट वेराइटीज होती हैं उसको नहीं करता है SDN1 SDN2, बट SDN3 the newly developed plant falls under GMO legislation only if foreign DNA exceeding 20 base pairs is inserted। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्राइटेरिया भी डाला गया है, जो फॉरेन DNA है वो एक्सीडिंग कर रहा है 20 बेस पेयर्स को, है ना, 20 बेस पेयर्स इज इंसर्टेड। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी कि GMO लेजिस्लेशन के अंदर वो चीज़ आ जाएगी काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं CRISPR-Cas9 के बारे में थोड़ा। तो CRISPR-Cas9 को देखते हैं न्यूज़ के अंदर क्यों रहा है। तो SDN टेक्नोलॉजी तो हमने देख ली है, CRISPR-Cas9 को भी थोड़ा देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये तो न्यूज़ में है, बहुत लंबे टाइम से है। तो इट हैज़ बिन 10 ईयर्स सिंस माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये इनका नाम है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का इम्यूनले और कारपेंटर जो है, ये जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है आप देख लेना। एंड बायोकेमिस्ट है, हालांकि हमको नाम से कोई खास मतलब होता नहीं यहाँ पे। तो जेनिफर डोंदा, है ना, जेनिफर डोंदा जो है उन्होंने पब्लिश किया था रिसर्च दैट पेव्ड वे फॉर CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग, है ना, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2022 के अंदर, बहुत अवार्डेड। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब, क्योंकि इनको 2022 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस चीज़ के लिए, जिन्हों की इन्होंने 10 साल पहले ये एक पब्लिश किया था पूरा डॉक्यूमेंट जो है, उसने काफ़ी हेल्प की है लोगों की, मतलब आगे CRISPR-Cas9 को और आगे लेके जाने में। तो इनका नाम आपको ये एक तो इमैनुअल कारपेंटर है जो भी इनका नाम, और एक जेनिफर डोंडा है ना। तो जेनिफर डोंडा, ये दो नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं ना, और भी कुछ प्रोनाउंसिएशन हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना उसको ना, लेकिन ये नाम आपको याद रखने हैं काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं थोड़ा CRISPR-Cas9 के बारे में। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी इसकी। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट्स पैलियंड्रोमिक रिपीट्स, ये CRISPR-Cas9 होता है, ध्यान रखना है आपको। CRISPR इज ए जेनेटिक कोड और सीक्वेंस फाउंड इन बैक्टीरिया। तो CRISPR एक जेनेटिक कोड होता है, एक सीक्वेंस होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और क्यों बनता है ये, फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियोफेजेस दैट हैड इन्फेक्टेड दैम। तो प्रीवियस जो बैक्टीरियोफेजेस रहे हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया है उनको, उसकी वजह से ये बन जाता है कुल मिला के बैक्टीरिया के अंदर, है ना, ये सीक्वेंस जो होता है।
ये जेनेटिक कोड और सीक्वेंस होता है क्रिस्पर जो होता है वो एक, है ना, जिसकी फुल फॉर्म मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको जाननी है। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब क्या होता है, बैक्टीरिया यूजेस क्रिस्पर सीक्वेंस, है ना, टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर करने के लिए, ईच स्पेसिफिक वायरस दैट अटैक्स देम बाय इनकॉर्पोरेटिंग वायरस डीएनए इनटू देयर ऑन बैक्टीरियल जीनोम, एंड दिस गिव्स द बैक्टीरिया प्रोटेक्शन व्हेन स्पेसिफिक वायरस ट्राइज टू अटैक अगेन। तो क्रिस्पर एसोसिएशन प्रोटीन जो होता है, इससे एसोसिएटेड प्रोटीन जो है वो Cas9 है। ये क्या है, एक बैक्टीरियल आरएनए गाइडेड एंडोन्यूक्लियस दैट, तो ये क्या है, एक बैक्टीरियल आरएनए गाइडेड जो है एंडोन्यूक्लियस है, दैट एंडोन्यूक्लियस है जो कि वंस एक्टिवेटेड विल मेक स्पेशल एंजाइम्स दैट सीम टू हैव को इवॉल्व विद क्रिस्पर। तो ये ध्यान रखना है आपको ना, क्रिस्पर कैसे काम करता है वो भी देखेंगे थोड़ा सा। उससे पहले देख लेते हैं कुछ टर्म्स को देखते हैं। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड रहता है ये, और ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है, मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स के अंदर ये पाया जाता है। आरएनए की बात करें, राइबोज न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं हम, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियस एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। वहीं पे जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड होता है, स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। दे आर हेरिडेटरी मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के अंदर ये हेरिडेटरी मटेरियल की तरह काम भी करते हैं ना। अब देखते हैं, लेकिन डीएनए तो हेरिडेटरी रहता ही है ना मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स के अंदर। मटेरियल जो होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स के अंदर मिलता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडेटरी मटेरियल, इज मोस्ट हेरिडेटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं जीन्स के बारे में। तो जीन क्या है, जीन को भी देख लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस काफ़ी बार लोगों को पता भी नहीं होती है। जीन इज ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए। तो जीन जो होता है ना, डीएनए का स्पेसिफिक सेक्शन है, एक छोटा सा पार्ट है। इट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोलते हैं, और प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये क्या किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, इन मेकिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन ट्रांसलेशन काइंड ऑफ, है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वर्ड्स को ध्यान रखना है, एक प्रोटीन से लिंक है, एक आरएनए से लिंक है काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं जीनोम के बारे में। जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो जीनोम जो होता है ना, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम जीनोम बोलेंगे, है ना। तो जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो जीनोम बोला जाता है। तो सबसे बड़ा जीनोम हो गया, फिर डीएनए हो गया, है ना, और डीएनए के अंदर जीन हो गया, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स ऑल क्रोमोसोम्स विच हाउस द डीएनए एंड जीन्स। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर जो सीजर्स होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है वो एक्ट एज ए सीजर्स दैट कट द अनवांटेड डीएनए। तो ये अनवांटेड डीएनए को काट देती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द अनवांटेड जीन्स एट द साइट आइडेंटिफाइड बाय द गाइडेड आरएनए, है ना। तो गाइडेड आरएनए के द्वारा जो साइट को बताया जाता है उसको ये क्या कर देते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई देयर एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द अनवांटेड जीन्स एट द साइट आइडेंटिफाइड बाय द गाइडेड आरएनए। तो इस वजह से इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब थोड़ा वर्किंग ऑफ द क्रिस्पर Cas9 प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मान लो ये सुसान है, जस्ट टेक इट इन दिस वे, ये सुसान है, आप ऐसा मान लीजिए एक बार के लिए, जस्ट ए मिनट, है ना। ओके सो देखते हैं इसी को आगे। तो मान लो ये सुसान है, अब इनका क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, वर्किंग ऑफ क्रिस्पर Cas9 प्रोसेस को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इनका डीएनए ले लिया, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, सिकल सेल म्यूटेशन इसमें हो रखा है, मान लो डीएनए डबल हेलिक्स विद सिकल सेल म्यूटेशन के साथ इसमें हमने डीएनए ले लिया। देखो ये इसका एक पार्ट सा है, आप देखो यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड आरएनए के थ्रू हुआ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे बता दिया, सुसान जो है सिकल सेल डिजीज कॉज बाई ए सिंगल डीएनए लेटर म्यूटेशन की वजह से डिजीज हो रखी है। तो अब लैब के अंदर क्या होगा, इन द लैब साइंटिस्ट क्रिएट करेंगे स्टैंड ऑफ गाइड आरएनए, है ना। स्टैंड ऑफ गाइड आरएनए क्रिएट करेंगे, एक स्टैंड बनाएंगे गाइड आरएनए का, दैट मैचेज द म्यूटेड डीएनए सीक्वेंस, जो कि म्यूटेड डीएनए सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा होगा। तो इसको गाइड आरएनए का इन्होंने नाम दे दिया है, और ये गाइड सीक्वेंस हो गया एक तरीके से, है ना। अब लेबोरेटरी में इसको क्रिएट कर लिया। अब Cas9 से क्या करवाया जाएगा, Cas9 क्या करेगा, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर या फिर Cas9 जो है, तो इसको फिर क्या किया जाएगा कि ये ऐड करेगा आरएनए मिक्स को, है ना। इज एडेड टू द आरएनए मिक्स, इसको आरएनए मिक्स में ऐड कर दिया जाएगा काइंड ऑफ, है ना। इसमें ऐड कर दिया इसको। आप सुसान जो है उसको रिसीव करवाया जाएगा, सुसेन या सुसान जो भी है, सुसान ही है ना। तो सुसान जो है वो रिसीव करेंगे, सुसान जो है वो रिसीव करेंगे इंजेक्शन ऑफ आरएनए प्लस Cas9 मिक्स का। तब जैसे ही रिसीव करेंगे तो गाइडेड आरएनए आइडेंटिफाई करेगा म्यूटेड डीएनए को, दैट की जो कि कॉज कर रहा है सिकल सेल डिजीज को। तो वहाँ पे चला जाएगा ये कॉज
और Cas9 कट कर देगा अफेक्टेड सीक्वेंस को काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो रहेंगे इंसर्ट कर देंगे हेल्दी डीएनए सीक्वेंस टू रिप्लेस दी क्लिप्ड सीक्वेंस। तो यहाँ पे अब ये पूरा जो है ये आके इसको क्लिप कर देगा उस एरिया को ना, ये क्लिपिंग इसकी हो गई है। और यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंटिस्ट इंसर्ट है हेल्दी डीएनए सीक्वेंस टू रिप्लेस दिस क्लिप्ड सीक्वेंस, इस क्लिप्ड सीक्वेंस को रिप्लेस कर देंगे वो हेल्दी डीएनए से, और ये पूरा न्यू हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे डाल दिया गया है, काइंड ऑफ न्यू हेल्दी डीएनए सीक्वेंस वो डाल दिया गया है, एंड ये पूरा स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। एंड जो सुसान है, इफ़ ऑल गोज स्मूथली सुसान नो लॉन्गर सफर फ्रॉम सिकल सेल डिजीज, तो इस डिजीज से अब आगे सुसान प्रभावित नहीं रहेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो अब देखते हैं क्रिस्पर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे 3 के एलिमेंट्स होते हैं क्रिस्पर Cas9 जिसमें वर्क करता है, एक तो गाइड आरएनए होता है, Cas9 होता है, एक डीएनए होता है। तो गाइड आरएनए में क्या किया जाता है, पीस ऑफ आरएनए होता है डेट लोकेट्स दी टारगेटेड जीन, जो टारगेटेड जीन को लोकेट करता है, दिस इज इंजीनियर्ड इन ए लैब। बाद में Cas9 आता है जो कि सीजर का काम करता है, एंड ये एक तरह से स्निप करता है उस पर्टिकुलर अनडिजायर्ड डीएनए को आउट करता है, स्निप आउट करता है। जो डीएनए होता है वो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है ना, तो द डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए दैट इज इंसर्टेड आफ्टर द ब्रेक। अब यहाँ पे क्या होता है, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है वो इंसर्ट कर दिया जाता है ब्रेक के बाद में, काइंड ऑफ, ओके। तो यहाँ पे आगे बताया गया चैलेंजेस क्या रहता है इसमें, एथिकल चैलेंजेस रहते हैं, लाइक कंसर्न ओवर डिजाइनर बेबीज रहता है यहाँ पे ना, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, लाइक जीन विद नेगेटिव ट्रेड्स थ्रू आउट ए पॉपुलेशन, तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जीन्स विद नेगेटिव ट्रेड्स आ सकते हैं, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं काइंड ऑफ। तो इसके रिगार्डिंग ये इश्यूज रहते हैं काइंड ऑफ, है ना। आगे बताया गया है काइंड, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है, एडवांसमेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या एडवांसमेंट हो चुका है इन सब चीज़ों के अंदर। स्टडी फॉर ट्रीटिंग नहीं ट्रीटिंग, है ना, तो ट्रीट करने के लिए स्टडी फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया, रिसर्चर्स एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी एडिटेड द बनाना जीनोम टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड पैथोजन रेजिस्टेंस etc। तो क्या क्या हो चुका है, स्टडी फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया इंडिया में हो चुका है ना, कुछ कुछ स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हो रहा है, रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्चर्स एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी में वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एडिट किया है बनाना जीनोम को, तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी एंड पैथोजन रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च वगैरह चल रहा है काइंड ऑफ। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं क्रिस्पर के, तो फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डायग्नोसिस में होता है ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीज का, न्यू डेवलपमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी से इंश्योर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्पर Cas9 के बारे में हमने देख लिया है। अब हम 1.2.4 नंबर के टॉपिक पे आ चुके हैं, ठीक है। इस टॉपिक को अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।